जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जल का महत्व भी समझें। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जल के उपयोग में कंजूसी ना करें। प्रकृति को सफाई पसंद है, उसे गंदगी सहन नहीं। जहाँ भी जब भी गंदगी उत्पन्न होती है वहाँ तुरंत उसके निराकरण के लिए अपने सफाई कर्मचारी भेजती है, जिससे उस उत्पन्न हुई गंदगी को तत्काल समाप्त किया जा सके। कोई पशु मर जाए तो उसका शरीर थोड़े समय में सड़ने और बदबू फैलाने लग जाएगा, पर प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि वह अवांछनीय स्थिति आने से पूर्व ही सफाई की समुचित व्यवस्था बन जाए। आकाश में मंडराते हुए गिद्ध, चील, कौवे और जमीन पर भ्रमण करते हुए सियार, कुत्ते उस मृत शरीर की गंध पाते ही दौड़ पड़ते हैं और सभी उसे खाकर साफ कर देते हैं। सड़ने का समय आने के पूर्व ही सब कुछ साफ कर दिया जाता है। यदि ऐसा न हो सके तो उस मृत मांस में कीड़े पड़ जाते हैं और उसे खा पीकर कुछ ही समय में समाप्त कर देते हैं। हवा चलने का एक प्रयोजन यह भी है कि सड़न कहीं भी जमा न होने पावे, बदबू को उड़ाकर अन्यत्र ले जाया जाए और उस विकृति उत्पन्न करने वाले स्थान को भी शुद्ध प्राणवायु की आवश्यक मात्रा मिल जाए। भूमि पर रहने वाले अपने मलमूत्र से गंदगी उत्पन्न करते रहते हैं, इसे धोना और बहाया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में जल उत्पन्न किया है। धरती पर 1/3 जल, 2/3 वर्षा बार बार होती रहती है, जिसका एक प्रयोजन गंदगी को धोकर साफ करते रहना भी है। अग्नि भी यही करती है। सूर्य पिंड से अजस्र ऊष्मा का वर्षण अपनी पृथ्वी पर उत्पन्न रहने वाले विकृत कीटाणुओं का शमन करता रहता है। अग्नि की गर्मी से सीलन और सड़न के वातावरण का किस प्रकार परिशोधन होता रहता है, यह सर्वविदित है। पीने का पानी हमें छना हुआ शुद्ध मिले, इसलिए जमीन में छलनी में छनकर हमें कुएं से शुद्ध जल मिलता है। नदियों का प्रवाह उसमें सम्मिलित गंदगी को मिटा देता है। भाप बनकर बादलों में शुद्ध जल पहुंचता है और उससे जल शोधन का अति महत्वपूर्ण कार्य अनायास ही होता रहता है। वृक्ष और वनस्पतियों के अनेकानेक प्रयोजन में एक अति महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वे प्राणियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में सोखें और बदले में स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करें। शरीर का निर्माण इस ढंग से हुआ है कि उसमें प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहने वाली गंदगी का यथासंभव तत्काल निवारण होता रहे। फेफड़े श्वास छोड़ते हैं, गुदा मार्ग से मल विसर्जन होता है, गुर्दे मूत्राशय मिलकर गंदे जल को निकालते हैं, त्वचा मार्ग के अगणित छिद्र पसीने द्वारा अपना सफाई कार्य निरंतर करते रहते हैं। इस खर्च होने वाले जल की पूर्ति पिए हुए जल तथा भोजन में रहने वाले जलांश के द्वारा होती रहती है। स्नान में बढ़ी हुई शरीर की ऊष्मा को शांत करने में बहुत सहायक होता है। बच्चों के शरीर इसीलिए अधिक कोमल और सुंदर प्रतीत होते हैं कि उसमें 82.2% जल रहता है। कोमलता, लचीलापन, फुर्ती, सजीवता, सुंदरता को इस बढ़े हुए जलांश के साथ जोड़ा जा सकता है। किशोर अवस्था पार करके जब प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था आती है तो यह जलांश घटने लगता है, परंतु कठोरता एवं रूखापन भी इसी क्रम में बढ़ने लगता है। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का सम्मिश्रण होता है। यह दोनों ही गैसें मानव जीवन के लिए अतीव आवश्यक हैं। ऑक्सीजन की प्राणप्रद शक्ति सर्वविदित है। उसके बिना हमारी थोड़ी ही देर में दम घुटकर मृत्यु हो सकती है। ऐसे बहुमूल्य जीवन तत्व को हम न केवल सांस से वरन जल के माध्यम से भी प्रचुर परिमाण में ग्रहण करते हैं। हम प्रायः ऐसा भोजन करते हैं जिसे पचाने के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन एवं चिकनाई प्रधान भोजन की तुलना में श्वेत सार एवं शर्करा प्रधान भोजन के लिए अधिक पानी चाहिए। 1 औंस श्वेत सार को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए 4 औंस पानी चाहिए। नमक 1 औंस खाया जाए तो वह 8 पौंड पानी से पचेगा। मिर्च, मसाले एवं शक्कर तो और भी अधिक पानी चाहते हैं। पानी शरीर में पहुंचकर अपनी विशिष्ट रासायनिक संरचना के अनुरूप पोषण प्रदान करता है, मलों की धुलाई करता है और देह की नमी का आवश्यक संतुलन रखता है।
ताजगी देता है और विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते रहने वाली गर्मी को ठंडा करता है। भोजन यदि रसीला होगा और अच्छी तरह चबाकर खाया जाएगा, तो बीच में पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यदि खाद्य पदार्थ सूखे हैं और उन्हें पूरी तरह चबाया नहीं गया हो, तो गले से नीचे उतारने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी दशा में 1-1, 2-2 घूँट 4-5 बार तक पानी पिया जा सकता है। साधारणतः भोजन के बीच में पानी कम से कम ही पीना चाहिए। रात्रि को सोते समय दूध, छाछ अथवा पानी 1 गिलास पीकर ही सोना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक पानी पीना चाहिए। बुखार में, लू लगने पर, सुजाक जैसे पेशाब संबंधी बीमारियां होने पर, रक्तचाप, हृदय की धड़कन, कब्ज, पेट में जलन जैसी शिकायतें होने पर सामान्य स्थिति की अपेक्षा अधिक पानी पीना उचित है। पानी एकदम पेट में नहीं उड़ेल देना चाहिए, वरन उसे घूंट-घूंट कर इस तरह पीना चाहिए कि मुंह में वह कुछ क्षण रुका रहे, उसका तापमान मुंह जितना बन जाए और जीभ आदि की ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों का उसमें समावेश हो जाए। शरीर भीतरी तापमान से अधिक गर्म या ठंडा पानी होगा तो भीतर जाकर गड़बड़ी उत्पन्न करेगा। मुंह में कुछ समय जल रहने पर जल का तापमान सह्य हो जाता है। इसी प्रकार मुख के स्रावों का समावेश हो जाने से उसकी उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ जाती है। एकदम गटक कर बहुत सा पानी एक ही बार में पी जाने की अपेक्षा यह कहीं अधिक उत्तम है कि उसे धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिया जाए। इस प्रकार पीना अपेक्षाकृत कहीं अधिक लाभदायक है। पानी की अपनी निज की विशेषताएं हैं, जिसकी पूर्ति चाय, कॉफी, शरबत, कोका कोला, सोडा वाटर, दूध, फलों के रस आदि से नहीं हो सकती। उपयोगी पेय पदार्थ के लिए उपयोगी पेय पदार्थ लिए जाएं वह ठीक है, पर उन्हें पानी का स्थानापन्न नहीं बना लेना चाहिए। दूध एवं फलों का रस पीते रहने की बात लाभदायक है, पर इनका प्रयोग करने के लिए जल को सर्वथा नहीं छोड़ देना चाहिए। निसंदेह पानी में अपने किस्म के रसायन और गुण हैं। शरीर पोषण की दृष्टि से उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम पानी को खूब पिएं, उसके उपयोग में कंजूसी नहीं करें। कुछ बीमारियों में तो अधिक पानी पीना चाहिए, जैसे कि लू है लगने पर, या फिर बुखार में, रक्तचाप बढ़ जाए, हृदय की धड़कन बढ़ी हो, कब्ज है, पेट में जलन है, तो इन सब स्थितियों में पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी को आराम से बैठ के घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। एकदम जल्दी से उड़ेल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे जब हम धीरे धीरे पीते हैं तो वो पानी का तापमान भी हमारे शारीरिक तापमान के साथ सामंजस्य बैठाता है और हमारे मुंह के जो स्राव हैं वो भी उसमें मिल जाते हैं, तो वो और भी अधिक अच्छा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।